कहता है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है कुमार। बिना आपका समय व्यर्थ किए मैं इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने किसके डैश के रूप में कार्य किया? तो किसके रूप में कार्य किया था भाई? क्या भारतीय वित्त आयोग के रूप में कार्य किया था? ये चुनाव आयोग के रूप में कार्य किया था। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा अस्थायी संसद, यानी सी, भारत की अस्थायी संसद थी। कब से कब तक? 1950 से 51-52 के बीच तक। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसके पश्चात संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 के निर्वाचन के पश्चात बनने वाली संसद के निर्माण तक भारत की अस्थायी यानी कि अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अब अगला प्रश्न आता है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन तीन सूचियां संघ, राज्य, समवर्ती को मूर्त रूप देता है? अब मैं मूर्त रूप का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये तीनों सूचियां भारत की कौन सी अनुसूची में लिखी गई? तो आप क्या कहो भाई? 7वीं अनुसूची में, क्योंकि 8वीं में तो लैंग्वेज आ गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 7वीं। अब देखो जो दूसरी अनुसूची आती है, अब दूसरी अनुसूची आती है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि भारत के संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुसूची नंबर 2 के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो ये क्या बोलती है? संवैधानिक पदाधिकारियों के परिलिप्तियों पर भत्ते, यानी सिंपल से अलाउंस की बात कर रही है। विशेषाधिकार एवं अन्य संबंधित प्रावधान। सिंपल सा मोटा मोटा बोलूं कि इस पदाधिकारियों के अलाउंस की बात कौन करती है, या फिर उनकी सैलरी, वो बात करती है आपकी दूसरी अनुसूची। अब जो आती है 7वीं अनुसूची यानी 7th लिस्ट, संघ, राज्य एवं समवर्ती के संदर्भ में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। यानी देखो भारत के अंदर, ये अगर ये भारत मान लूं तो इसके अंदर छोटे छोटे राज्य हैं, तो इनके पास भी कुछ पावर्स हैं और पूरे संघ के पास भी कुछ पावर है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे कानून संघ यानी यूनियन या संघ बनाता है, तो वो कौन सी लिस्ट कहलाएगी? संघ सूची। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जहाँ पे कानून राज्य बना सकता है, जैसे पुलिस, तो ये कहलाएगी राज्य सूची। ठीक है, बट बहुत सारे इन दोनों को छोड़कर अगर कोई डिफरेंट है, रेजिडुअरी पावर आ गई, तो वो समवर्ती सूची के अंदर चली जाएगी, यानी उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। बट पावरफुल कौन रहेगा? वो आपका संघ सूची वाला पावरफुल रहेगा, तो वो आपका आता है समवर्ती सूची। इसका प्रावधान कौन से देश से लिया गया? तो आप बोलोगे भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय हैं। कितने विषय हैं भाई? 98 विषय हैं। राज्य सूची में कितने हैं? 59 है, एवं समवर्ती में 52 है। ये वर्तमान की स्थिति है। अब आप फटाफट अपने पेज निकालो, उस पेज पे लिखो कि जब भारत का संविधान बना था तब इन तीनों सूचियों में कितने विषय थे, और वर्तमान में तो मैंने बता ही दिया, पर उस समय कितने थे। ये क्वेश्चन बना लो, बाद में इसका सोल्यूशन निकालेंगे। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका 26 नवंबर 1949 में। ये बोल रहा हूँ कब अपनाया, ना कि मैं ये बोल रहा हूँ कब लागू हुआ। लागू तो 26 जनवरी 1950 को है, बट संविधान सभा ने इसको अपना कब लिया था? 26 जनवरी 1949 को ही अपना लिया गया था हमारा संविधान। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया। इस स्थिति को अंगीकृत भारतीय संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 कितनी थी? अनुसूचियां वर्णित हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395। भारतीय संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो कौन थे भी? वो थे आपके एच.वी. अयंकर। ये भारतीय संविधान सभा के सचिव थे, एच.वी. अयंकर थे। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न जो आता है, संविधान सभा के सचिव एच.वी.आर. अयंकर संविधान सभा के संवैधानिक कानूनी सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन होंगे भाई। कानूनी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? वो बी.एन. राव थे आपके। सचिव कौन थे? अयंकर थे। भारतीय संविधान सभा के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के मुख्य सुलेख यानी किसने लिखा है भाई? किसने? वो क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब यहाँ पे कुछ नोट आए हैं। नोट नंबर 1, संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम बार 1934 में किसने की थी? एम.एन. राव ने की थी। किसने? एम.एन. राव ने। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में हुआ। अब प्रश्न नंबर 24 है जो कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? यानी राज्य सूची में क्या वो रेलवे है? जी नहीं, वो तो सेंट्रल का हो गया। क्या प्रत्यार्पण है, या बाजार एवं मेले हैं, या युद्ध और नीति है? तो इसका सही आंसर है वो क्या है आपका? बाजार एवं मेले। ठीक है, युद्ध एवं शांति आपके
सेंट्रल लिस्ट, यानी कि आपकी संघ सूची का हिस्सा बन जाती है इस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो आप कहोगे इसका जो सही आंसर है वो है संघीय योजना। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, क्या? संघीय योजना। गणतंत्र की कल्पना, ये आप बोलोगे फ्रांस के संविधान से। ये संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति, संयुक्त बैठक, आर्टिकल नंबर 108। ठीक है, या फिर आई थिंक ये शायद आर्टिकल नंबर 110 है, ये आप मुझे कंफर्म करके बताओ ये कहाँ से ली गई है। आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये तो आपका जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी के संविधान से, आर्टिकल नंबर 356। भारतीय अधिनियम 1935 के प्रमुख विशेषता, पहला, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापना की समाप्ति, केंद्र एवं द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ। ठीक है, वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में से एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना। यह अधिनियम एक लंबा एवं विस्तृत दस्तावेज था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें न्यायिक समीक्षा को से उन्मुक्ति है? ठीक है, तो वो देखो न्यायिक समीक्षा कौन सी है भैया? 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं। अब जो 9वीं अनुसूची थी उसको पढ़ते हैं। इस अनुसूची में सर्वप्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसे अंतर्गत सम्मिलित विधि यानी कानून से इसको सुरक्षित रखने हेतु जोड़ा गया। तथापि न्यायालय के निर्णय दिया था कि 9वीं अनुसूची ने 24 अप्रैल 1973 के पश्चात सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन है भाई? यानी कि विधि का कानून, यानी कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमने लिया यूनाइटेड किंगडम से। जापान से हमने क्या लिया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है। आयरलैंड से हमने डीपीएस भी लिया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई अन्य विशेषताएं, सबसे पहले कानून का शासन यानी विधि का शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल। ठीक है, इसके बाद परमाधिकार लेख, इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार एवं द्विसदनवाद, यानी द्विसदनवाद का मतलब यही है, एक राज्यसभा होगी एक लोकसभा होगी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कुछ इस प्रकार के, राज्य सूची के निम्नलिखित में से किस मामले में पर दिल्ली का विधानमंडल कानून बना सकता है? तो वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य किसका पार्ट होता है जी? राज्य सूची का पार्ट होता है। ठीक है, दिल्ली के विधानमंडल को राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ये मैंने गलती कर दी, जो स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का भी पार्ट है और संघ सूची का भी पार्ट है। ठीक है, राज्य सूची के 3 विषय, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि को छोड़कर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कुछ इस प्रकार के, निम्नलिखित में से कौन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव एवं कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो वो कौन थे भाई? वो पैथिक लॉरेंस थे। कौन? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन गठन 1946 में किया गया, जिसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस भारत के क्या थे भाई? भारत के राज्य सचिव एवं अन्य 2 सदस्य। सबसे इसके बाद स्टॉफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष एवं एवी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे। इसके बाद कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य कितने थे? 389 थे, जिसमें से ब्रिटिश भारत 296 सीटें एवं देसी रियासतें कितनी थी? 93 और 4 कितनी थी? वो कमिश्नरी स्टेट थी, जिसमें एक दिल्ली थी, ठीक है, और मारवाड़ के नाम से थी एक, ठीक है, कुर्ग था एक और बलोचिस्तान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस देश में भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को अपनाया गया? तो सिंपल सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को अपनाया गया, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है आपका कनाडा। क्या है? कनाडा। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने भाई आपातकालीन के दौरान ह्यूमन राइट्स का सस्पेंशन लिया है, आर्टिकल नंबर 356। ठीक है, क्यूबा और पुर्तगाल से कुछ नहीं लिया। कनाडा के संविधान में ली गई अन्य विशेषताएं, पहले, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में नहीं होती है, यानी कुछ ऐसी पावर्स जो अभी क्रिएट हुई हैं। फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम, उस टाइम तो नहीं था, अब हुआ है ना ये चीजें, तो ये जो इसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास होता है। संघीय व्यवस्था सशक्त केंद्र के साथ, यानी कि हम फेडरलिज्म है पर हमारा केंद्र क्या है? पावरफुल है। यानी भारत क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी समूह है, यानी कि सिंपल मतलब राज्य
विनाश हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राज्य संघ चाहे तो राज्य को कोई अलग नाम दे सकता है, उसका सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, बट राज्यों के पास ये ऑटोनॉमी नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाए, वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, इसको बच्चे ज्यादातर यूएसए में लगा देते हैं। यूएसए से जो लिया गया है वो है समीक्षा, कि अपना सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अगर किसी सरकार ने कोई कानून बनाया तो उसकी समीक्षा कर सकता है कि ये सही है या फिर नहीं है, क्या नागरिकों के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है ये। बट वहीं उच्चतम न्यायालय परामर्शी हो सकता है, यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं अगर उनको किसी मुद्दे पर सहमति चाहिए या परामर्श चाहिए तो वो उच्चतम न्यायालय से इसकी ले सकते हैं, परामर्श की शक्ति ले सकते हैं। आर्टिकल नंबर 143। ठीक है, तो ये हमने कनाडा से लिया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में शामिल है? तो कृषि जो है भाई वो आपका राज्य सूची में शामिल है, भूमि से रिलेटेड है, राज्य सूची में शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया था तब व्यापार मंडल, कॉमर्स एंड ट्रेड कौन थे भी, ये कौन थे? तो आप बोलोगे ये आपके थे स्टॉफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है। पैथिक लॉरेंस तो इसके राज्य सचिव थे उस समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए हेतु पहली बैठक कराई? तो वो 1946 में हुई थी। 1946 में डेट क्या थी? 29 अगस्त 1946 में। इस मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कितने लोग थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लगा के 7 लोग थे। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित संविधान हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भारत के सेंट्रल हॉल केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। ये इसकी अस्थायी बैठक थी। स्थायी बैठक होती है कब आपकी? 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर को डीस। यहाँ पर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं। 29 दिसंबर, वो मैंने गलत बता दिया, 29 अगस्त, ये 29 दिसंबर था। 29 दिसंबर को मसौदा समिति आ जाती है जो कानून बनाने के लिए इच्छुक रहती है, जिसमें आपके 7 सदस्य होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसकी अध्यक्षता करते हैं। 13 दिसंबर को हमारे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं, यानी संविधान सभा के अंदर लाते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के भारत की प्रस्तावना बनेगी। ठीक है, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि भारत का संविधान कैसा होगा, कितने प्रकार का न्याय होगा। ठीक है, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली है? देखो, न्यायिक समीक्षा, मैं बोलूँ न्यायिक समीक्षा की शक्ति तो भाई यूएसए बोल दोगे आप। ठीक है। और मैं परामर्श की बात कर दूं तो आप क्या बोलोगे? कनाडा बोलोगे। ठीक है। अब ली गई कुछ विशेषताएं, जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अमेरिका से ह्यूमन राइट्स लिए हैं। फिर हमने प्रस्तावना का विचार लिया है। ठीक है। न्यायिक पुनर्वलोकन लिया है, यानी कि अगर का सिद्धांत, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी आर्टिकल नंबर 61। ठीक है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फ्रांस के संविधान से 3 चीज लिए हैं, गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकाल की प्रस्तावना 356, आर्टिकल 356 लिया गया है। ठीक है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं। ठीक है। राज्यसभा हेतु सदस्यों का नामांकन लिया है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम राज्य दिवस, प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस राष्ट्रीय अधिनियम का स्थान ले लिया है? तो आप कहोगे भारत सरकार अधिनियम 1935। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। इस दिन संविधान की शुरुआत के साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1935 एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 स्वतंत्रता समाप्त हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 की कुछ प्रमुख विशेषताएं, इसने सबसे पहले देखो बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। अगर आज भी ये अधिनियम ना आया होता, अगर ये क्लोज ना होती तो बर्मा भारत का पार्ट होता। भारत से अलग कर दिया। उड़ीसा एवं सिंध के 2 नए प्रांत का गठन किया। 11 राज्यों और 6 द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ हुआ इसके अंदर। ठीक है। संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपालिका प्रणाली और आपातकाल लगने की शक्तियां भारतीय संविधान की यह विशेषता डैश से ली गई है। देखो, अब अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत टिपिकल है कि देखो, आपातकाल लगने की जो शक्तियां हैं वो तो आपने 1935 से लिए हैं। ठीक है, ये शक्तियां। बट अगर मैं बोलूं आपातकाल के समय ह्यूमन राइट का सस्पेंशन, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स होता है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, वो कहां से लिया है? वो जर्मनी से लिया गया। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। तो यह 1935। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा है। संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपालिका प्रणाली और
आपातकाल लगने की शक्तियां आदि भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई, तो किसे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई विशेषता, पहले हमने कॉन्करेंट लिस्ट दी है। ठीक है, प्रस्तावना की जो भाषा वो ली है, पर मैं बोलूं प्रस्तावना का विचार वो कैसे लिया है? विचार तो हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। ठीक, संबंधित प्रावधान। अब अगला क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 368 लिया है? हमारा वो है आपका दक्षिण अफ्रीका है आपका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई विशेषताएं, संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो डैश भागों में थे। कितने भागों में थे जी? 22 भागों में थे। ठीक है, भारत का संविधान विश्व की किसी भी संप्रभु राष्ट्र का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में भारत के संविधान में 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माताओं द्वारा डैश को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया था। वो लिया था आपका 26 जनवरी 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के पास झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने निर्धारित किया 26 जनवरी 1930 का दिवस पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। अब से 26 जनवरी 1900 को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो कानून का शासन आप बोलोगे यूनाइटेड किंगडम, मैं बोलूँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो आप बोलोगे जापान। ये दोनों लगभग एक जैसी बातें लगती है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो यह है एकल नागरिकता। भारत में एकल, ये हमारी संघीय विशेषता नहीं है, हमारी एकल नागरिकता। भारत के संविधान की संघीय विशेषता इस प्रकार है, 2 सरकारें होंगी, द्विसदनीयता होगी, एक राज्यसभा एक लोकसभा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, सिंगल लिखित संविधान है हमारा, कठोर संविधान एवं लचीला होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी और शक्तियों का विभाजन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम एवं त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करते हैं? विवेकाधीन शक्तियां का मतलब है एक्स्ट्रा पावर्स देती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हेतु राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची से संबंधित मुख्य अनुच्छेद 4 एवं 80 है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद क्या है? 244। छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध है। देखो अगर इस ट्रिक को बताओ तो मातम याद कर लेना, मातम। ठीक है, मातम। अब देखो कैसे बना, MATM। M4 क्या है? मिजोरम। मेघालय ले लो, फिर M4 मिजोरम, A4 असम, T4 त्रिपुरा, मातम। कौन सी अनुसूची? छठी अनुसूची। छठी अनुसूची से संबंधित जो मुख्य अनुच्छेद है वो 244 एवं 275 है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? कौन करेगा जी? राज्यपाल करेगा। ठीक है, राज्यपाल एवं राज्य की विधानसभा उपवन हिस्सा होता है। राज्यपाल की विधायक शक्तियां, राज्यपाल राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत अथवा उसका सत्रवाहन व विघटन कर सकता है। राज्यपाल की विधानसभा की निर्हित के मुद्दों पर निर्वाचित चुनाव आयोग के विमर्श के पश्चात निर्णय लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहां से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। भारतीय संविधान का अधिकांशतः संरचनात्मक ढांचा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई? देखो तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये किससे ली गई है जी? ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किससे लिया गया? अभी फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? मैंने बताया अमेरिका से ली गई है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी
समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष उसके नहीं रहे हैं। तो देखो इसका जो सही आंसर है वो संघीय शक्तियों से संबंधित समिति है। इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे लौह पुरुष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो यह आपका संप्रभु, सोवरेन। ठीक है, संप्रभु शब्द से आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश पर का डोमिनियन है। भारत एक संप्रभु राज्य होने के नाते किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी भी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस संवैधानिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो वह आपका बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व के तहत दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, प्रथम व्यक्ति का सम्मान, दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक एवं सीमाई आयाम निम्नलिखित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो देखो सबसे पहले न्याय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? न्याय की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? स्वतंत्रता। न्याय 3 प्रकार का है हमारा। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। समानता और उसके लास्ट में बंधुत्व। ठीक है, भारत के संविधान में प्रस्ताव में कुछ अन्य शब्दों का उल्लेख इस प्रकार है कि संप्रभु, समाजवाद या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक या लोकतांत्रक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र या गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, समानता, बंधुत्व या बंधुत्व। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की। न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक। वहीं जो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की है जी? वह 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में डैश वो स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस से 1976-42 संविधान संशोधन में दिया गया। प्रस्तावना को 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में संशोधित किया गया था, जिसके तहत इनमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? जी संघवाद नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। 55, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना है। क्या है? संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित, देखो 2 शब्द होता है, एक प्रतिबंधित होता है, एक प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबंधित का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, जो रोकता है। प्रतिबिंबित का मतलब होता है कि आप हाईलाइट करता है वो। ठीक है, यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए एवं पेश किए गए तथा संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं, जिसमें संविधान का सार होता है। N.A. पालकीवाला ने क्या बोला जी? N.A. पालकीवाला ने बोला है संविधान का परिचय पत्र है। कौन? प्रस्तावना, आइडेंटिटी कार्ड। किसने बोला? N.A. पालकीवाला ने बोला है। पालकीवाला ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? जी धार्मिक न्याय नहीं है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, बट धार्मिक न्याय नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। तो कहां से? अभी इसका विचार कहां से लिया था हमने? अमेरिका के संविधान से लिया था, यानी अमेरिकन राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया। इसके पश्चात इन अन्य एक देशों ने प्रस्तावना को अपनाया, जिसमें एक भारत भी था। भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित से प्रेरित है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि ये राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएंगे? तो वह आर्टिकल नंबर 40, अनुच्छेद 40 हमारे डीपीएसपी में है ये। ठीक है, आर्टिकल नंबर 34 क्या है भाई? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तो इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों पर निलंबन। ठीक है, 36 क्या है? परिभाषा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, डीपीएसपी की, जो कहां से ले गया? आयरलैंड से ले गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन है। और 48A जो है वो दुधारू पशुओं पर उनके वध पर रोक है। ठीक है, भारत के संविधान में
अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और इन्हें ये शक्तियां तथा अधिकार प्राप्त हों करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाए रखने के लिए। तो वो वही है, क्वेश्चन रिपीटेड है, 40 है। ठीक है, यानी कि गांव में क्या है, मैं मोटा मोटा बताऊं तो ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 38 राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39(1) समान न्याय एवं निशुल्क विधि कानून सहायता। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में कुछ दिशाओं में कार्य शिक्षा एवं लोक सहायता पाना। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो वह आपका भाग सी। ठीक है, अब भारत के भाग, पहले भाग में हमारा आर्टिकल नंबर 104 1 से लेकर 4 तक आता है, जिसके अंदर राज्य का नाम और राज्य क्षेत्र है। फिर 5 से 11 भाग 2 आर्टिकल, इसके अंदर क्या आएगी, सिटीजनशिप नागरिकता। फिर 12 से 35 भाग 3 मौलिक अधिकार ह्यूमन राइट। उसके बाद 36 से 51 भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी। फिर इन दोनों के बीच में एक और जुड़ जाएगा, क्या वो आप मुझे बताओ कि भारत की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस में आती है? ठीक है, ये आप बताओगे। फिर भाग 5 में 52 से 151 संघ सरकार। फिर एक भाग 6 में 152 से 237 राज्य सरकार। तो फिर भाग इसके बाद 10 आ जाता है, 244 से 244 से अनुसूचित जाति और जनजाति आ जाती है। फिर इसी तरीके से ये भाग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि यह संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी हिस्से पर किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? तो सिंपल सी बात है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद नंबर 3 के तहत होगा। ठीक है, नए राज्य का नाम एवं वर्तमान राज्य व पुराने राज्य के नाम, क्षेत्रफल तथा सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 आपकी नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 9 किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, यानी कि मान ले मैं कल को अमेरिका की नागरिकता स्वेच्छा से ले लूं तो ऑटोमेटिक मेरी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता मिली थी? तो वो थे आपके 1953 में। किसको? आंध्र प्रदेश को। 56 दिन की हड़ताल की थी पुट्टे श्री रमलू जी ने, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बहुत सारे दंगे होने लगे, तो 1953 में पहला भाषाई आधार पर राज्य बनता है जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश था। यह मद्रास से तेलुगु भाषा क्षेत्र को पृथक करके गठित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 2 है कि अगर इसके तहत पहला कौन सी चीज मिली है जी, सिक्किम भारत के अंदर विलय हुआ था। एक के अंदर संघ का नाम, राज्य क्षेत्र। 2 के अंदर नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। कल को मान लेता भी वर्तमान में बलूचिस्तान का मुद्दा चल रहा है और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर भारत में जुड़ना चाहता है, तो हम कौन से आर्टिकल से बलूचिस्तान को भारत का हिस्सा बनाएंगे? वो आर्टिकल नंबर 2 रहेगा। 3 नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्य व पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन। 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत निर्मित कानून जिसके द्वारा पहली या चौथी अनुसूची आपका तथा पूरक अनुशंकिक व अनुवर्ती मामलों में संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, 64 क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो इसका आंसर है यह संविधान के अनुसार हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके दो या दो से अथवा अधिक राज्यों का अथवा राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है अथवा उसका स्टेटस भी छीन सकती है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, वो यूटी बन चुका है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया? तो पांडिचेरी का नाम बदलकर 2006 में कर दिया गया था। 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। पुडुचेरी को भारतीय संघ में 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा सम्मिलित किया गया था। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को डैश राज्य हुआ था जी, वो मेघालय था।
मेघालय का कब? 21 जनवरी 1972। फिर 21 जनवरी को ही मणिपुर बना 1972 में। 21 जनवरी को ही त्रिपुरा बना। देखो तीनों बड़े बड़े स्टेट बने ये। उसके बाद 30 मई 1927 को गोवा का गठन होता है 25वें राज्य के रूप में। तेलंगाना आपका 2 जून 2014 29वां राज्य। दिल्ली एक डैश है, क्या है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं केंद्र शासित प्रदेश। और दिल्ली का पूरा नाम क्या है? एनसीटी दिल्ली। यह है दिल्ली का पूरा नाम, ठीक है? कहीं तुम खाली दिल्ली दिल्ली बोलते रहो। 69 की संविधान अधिनियम 1991 के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष राज्य देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर घोषित कर दिया गया। वर्ष 1956 में दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हुआ। दिल्ली का प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल होगा। अनुच्छेद 239 डबल ए सब क्लोज डबल ए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान सम्मिलित। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है जी? 8 है वर्तमान में भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में अनुच्छेद 239-41 है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक जम्मू कश्मीर कहलाया, दूसरा लद्दाख कहलाया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो वो है जी नए राज्यों का प्रवेश। ये क्वेश्चन में आया, ये आर्टिकल नंबर 2 से होता है, ठीक है? आर्टिकल नंबर 3 में क्या है, मोटा मोटा अगर मैं दोबारा बताऊं कि भाई किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है? बस ये 2 चीज याद रख लो। आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 2 में क्या है भाई, कोई भारत का कोई बाहरी कोई अन्य देश कोई छोटा क्षेत्रफल भारत में मिल जाता है तो वो आर्टिकल नंबर 2 के तहत मिलेगा, ठीक है? कल को मान लो बलूचिस्तान भारत में मिल रहा है तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत। क्या ऐसा हुआ है कि पास्ट में कोई राज्य मिला हो? जी हाँ, सिक्किम 1975 से पहले भारत का राज्य नहीं था, हिस्सा नहीं था। आर्टिकल नंबर 2 के तहत सिक्किम भारत के अंदर जुड़ता है, ठीक है? और भी सिक्किम की लंबी कहानी है, अगर मैं वो बताऊंगा क्लास लंबी हो जाएगी। नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश एवं नए राज्यों के गठन की शक्ति से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो वह भाग 2, आर्टिकल 5 से 11। भाग 1 से 4 चलते हैं, 2 5 से 11, 3 12 से 35, 4 36 से 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकार की निरंतरता का उल्लेख है? तो वो आर्टिकल नंबर 10 है। अनुच्छेद 9 क्या बोलता है? जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त करता है उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। मतलब सिंपल सी बात, अगर मैंने किसी और देश की नागरिकता ले ली, मेरी स्वतः ही भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10 नागरिकता के अधिकार की निरंतरता है। 11 संसद द्वारा विधि कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, ठीक है? निम्नलिखित का विलायन करिए। तो देखो भाई, मूल अधिकार ये है इसका, एक सेकंड रुको। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, तो भाई प्राप्त करने का जो तरीका है वो होगा आपका पंजीकरण के द्वारा है भाई, ठीक है? मूल अधिकार ये क्या है भाई? ये कानून के तहत समता एवं विधियों के संरक्षण देते हैं, ठीक है? और नागरिकता को अंत करने का तरीका वंचित करने पर, ठीक है? यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो 5 से 11 भाई नागरिकता, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है? नागरिकता संशोधन अधिविधेयक यानी सीएबी 2019 संसद में कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 10 जनवरी 2020 को लागू कर दिया गया। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करे भाई? 1 और 2। पहले, भारतीय नागरिकता का परित्याग यानी खुद से त्याग कर दे, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करे। तो इन 2 स्थितियों में वो अपनी नागरिकता खोजेगा। किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करने पर, ये गलत है, इसे नहीं खोएगा। सरकार की आलोचना करने पर, जी नहीं, खूब करते हैं हम तो अपनी सरकार की आलोचना, क्योंकि हम क्या है, डेमोक्रेसी हैं, ठीक है? तो नागरिकता प्राप्त करने की 3 दशाएं, स्वेच्छा, देखो समाप्त करने की जो 3 दशाएं, आप खुद से त्याग कर दो, आपको जबरदस्ती भगा दिया जाए, या वंचित किए जाने के द्वारा। मतलब खुद से प्राप्त करने का मतलब, खुद से त्यागने का मतलब कि भाई मैं खुद से भारतीय नागरिकता छोड़ रहा हूँ। बर्खास्त करने का मतलब है कि आपने कुछ ऐसा देशद्रोह जैसा काम करा तो भारत की नागरिकता आपसे बर्खास्त कर दी गई है, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय नागरिकता डैश नहीं प्राप्त की जा सकती। क्या जन्म से प्राप्त नहीं की? जी हाँ, जन्म से तो प्राप्त की जा सकती है। हम जितना अभी देखो, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, इसके लगभग 99% व्यूअर्स जिन वो ऐसे हैं जिनको भारत की नागरिकता इस क्लोज से मिली है। या तो उनका जन्म भारत में हुआ है, या मम्मी पापा में से कोई एक भारत में जन्मा है। देशीयकरण, 20 साल तक भारत में रहिए, भारत के देशी नागरिक बन जाइए। किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, जी हाँ, इसे तो प्राप्त की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्किम जब 1975 से पहले भारत का हिस्सा नहीं था, भारत के नागरिक नहीं थे, 1975 के बाद भारत में जुड़ा तो उसके वहां जितने भी लोग थे वो भारत के नागरिक हो गए। बट भारतीय बैंकों में धन जमा करने से क्या भारत की नागरिकता मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहला है जन्म, वंशानुगत यानी हमारे मम्मी पापा में से एक भारत के नागरिक रहे हों, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्रीय समाविष्टि। ठीक है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्यों को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल नंबर 12 है। 16 में क्या है? अवसर की समानता है लोक और नियोजन विषय में। 18 उपाधियों का अंत है। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इसे भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत उद्देश्य के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 4A में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य है? तो आप कहोगे भैया 11 हैं। ठीक है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में क्या मौलिक कर्तव्य जी नहीं थे हमारे। इन्हें बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसे लिख लेना अपने पेज में भी, कौन सी समिति से ऐड ऑन हुई है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अनुच्छेद कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन, क्या 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। पहले कितनी थी? 10 थी। ठीक है। फिर 11वीं अनुसूची कब आती है भाई? 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। कौन करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी करते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष समावेशित किया गया है? तो वही अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 86वां संशोधन होता है 2002 में। ठीक है, ये तब होता है। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता संरक्षण है। 21 से प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, जो कि 6 से लेकर 14 साल को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। कौन? स्टेट करेगा। अब आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि ये जो आर्टिकल नंबर 21A है, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, ये डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल था? ये आप बताओगे जी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार निश्चय है? तो वो 30 है। ठीक है। हमारे अल्पसंख्यक समुदाय चाहे तो अपनी धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद नंबर 3 के तहत स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करों के संसदीय सांध्य के बारे में स्वतंत्र। सिंपल सी बात है, टैक्स नहीं लगेगा। किसके ऊपर? माइनॉरिटीज के जो धार्मिक कार्य रहेंगे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगी। 28 क्या बोलता है? राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 28 बस ये बोलता है कि वो संस्थान जिनको पोषित यानी जिनको कौन चला रही है, राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से चल रही है, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संबंधित संरक्षण है। 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। 81 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? तो 18(1) है, उपाधियों का अंत। 18(1) क्या बोलता है? राज्य सेना शिक्षा संबंधित सम्मान के अधिकार अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है। अनुच्छेद 18(2) भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा जब तक उसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमति ना दी जाए। ठीक है भाई। अब 18(3) देख लो। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। 18(4) किसी राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से अथवा उसके अधीन किसी भी रूप से कोई उपलब्धि, भेंट अथवा पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 82 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 द्वारा पदित अधिकारों के प्रवर्तन के उपायों से जुड़ा है? तो वह आर्टिकल नंबर 32 है आपका। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। 28 क्या है? राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शैक्षणिक संसाधनों पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 30 क्या है? माइनॉरिटीज चाहे तो अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिकरण जो कि अब हटकर
जो कि आपका 300A बन चुका है। ठीक है। 42वां संविधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें कितनी रिट आएंगी? 5 रिट आएगी। कौन कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो संपत्ति से अधिकार देखो कौन सा बना है भाई? 300A बन चुका है। ठीक है। 285A क्या है? संघ और कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है। 292 301 कानून के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाए। 322 लोक सेवा आयोग के खर्चे हैं। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है। 44वें संविधान अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 12 के तहत 300A में विधायक कानून अधिकार के रूप में लीगल राइट्स बन चुका है। ठीक है भाई। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में के किस भाग से है जी? आर्टिकल नंबर 3। ये अनुच्छेद 32 भाग 3 में आता है, हमारे ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, 12 से 35 में है। सारे क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं वापस, एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, फिर देखो वापस रिपीट, देखो रिपीट होता है क्वेश्चन। देखो, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 1922। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित अधिकार 29 और 30 है। वहीं संविधानिक उपचार का अधिकार 1900 आर्टिकल नंबर 32 है आपका। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? अभी कौन रिट किस में जारी होती थी? 32 में। ठीक है, तो इसके तहत वो जा सकता है। इस भाग के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का परिवर्तित करने हेतु उपचार। 33 इस भाग के द्वारा दिए गए अधिकारों का बल आदि लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्तित है तो इस भाग के द्वारा दिए गए अधिकारों का निबर्धन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वह सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या अल्पीकरण है वो शून्य है, यानी वॉइड है? वो है आपका आर्टिकल नंबर 13। इसमें बस इतना कहा गया है कि एक तरफ तो ह्यूमन राइट्स खड़े हैं, एक तरफ कोई भी भारतीय सरकार के द्वारा बनाया गया कानून, और वो कानून हमारे ह्यूमन राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो इस आर्टिकल के तहत वो कानून निरस्त माना जाएगा। इतना मोटा है, इतना सा। ठीक है। क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 13 मौलिक अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। 226 ये इंपॉर्टेंट है, जहां आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता था। कितनी रिट? 5 रिट। बट अगर हाई कोर्ट रिट जारी करता है तो वो आर्टिकल नंबर 226 करता है। अगर मैं 32 और 226 में बोलूं किसके पास ज्यादा पावर है, तो आप बोलोगे भाई 226 के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है, वो ज्यादा मामलों में रिट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित एवं निषेध? सिंपल सा बात है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारतीय सरकार द्वारा वित्त पोषित या संचालित स्कूलों में या फिर शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंधित कर देता है। तो वो कौन सा भैया? 28 है वो तो। 27 में क्या था? टैक्स फ्री। 23 में बलात्श्रम एवं मानव दुर्व्यापार नहीं होगा। 25 में अंतः कारण के और धर्म को आबंध रूप से मानने आचरण। सिंपल सी बात है, 25 इतना बोलता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हो, आप स्वतंत्र तो हो। 26 में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी। कौन सा संस्थान भाई? वो वही होंगे जिसमें आपकी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें वित्त पोषित है। 29 अल्पसंख्यक वर्ग के चाहे तो हितों का संरक्षण है। 88 क्या है? भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना गया है? तो वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। देखो, अगर मैं बोलूं 32 सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, कोई भी आपके ह्यूमन राइट्स को अगर वायलेट कर रहा है ना, तो आप आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू जा सकते हो। ठीक है। यह एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा एवं हृदय है। देखो, ये आत्मा एवं हृदय किसने बोला? भीमराव अंबेडकर ने बोला था। अनुच्छेद 32 का प्रमुख उद्देश्य मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए गारंटी प्रभावी तथा संक्षेप सुलभ उपचारों की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 89 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है? तो आर्टिकल नंबर 14 है। कहां से कहां तक जाता है जी? 14 से 18 तक जाता है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? विधि का कानून के समक्ष समानता। 17 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत यानी अस्पृश्यता। उपाधियों का अंत 18 में है।
21 क्या बोलता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 23 बलात्श्रम और एवं मानव दुर्व्यवहार का निषेध है, ठीक है। वहीं 24 क्या बोलता है, कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। यानी सिंपल सी बात है, आर्टिकल नंबर 24 कह सकता है कि 6 साल से छोटे बच्चे भारी कारखानों में काम नहीं करेंगे, वो निषेध है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है कि अस्पृश्यता, अभी समझाया है आर्टिकल नंबर 17, ठीक है, अस्पृश्यता। 15 में धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेंगे। 19 में स्वतंत्रता है, कौन सी, वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों के लिए संरक्षण से संबंधित। 91 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि पर्सनल लिबर्टी, ठीक है भाई। 26 में धार्मिक विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है, आप चाहो तो अपने धार्मिक विषयों का मैनेजमेंट कर सकते हो। 25 में क्या है, 25 में आप लोग चाहो तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। 27 में क्या है, धार्मिक कार्यों को पर टैक्स नहीं लगेगा जो माइनॉरिटीज के कार्य होंगे। 28 क्या है, वित्तीय भारत सरकार जिन जिन शैक्षणिक संस्थानों में वित्तीय पोषित या उन्हें संचालन कर रही होगी उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है भाई। 29 क्या है, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक को किसी भी अनुभाग, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों को, जिनकी भाषा बोली संस्कृति व लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। 92 भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है, जी सैन्य और शैक्षणिक, इनके सिवा आप कोई भी उपाधि अपने ऊपर नहीं ले सकते, ठीक है। 93 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखो इस पे ऑप्शन घुमा दिए, 18(1), 18(2), 18(3), 18(4), ठीक है। इसका सही आंसर है 18(2), या कि एक्सप्लेन से देखो रिपीटेड क्वेश्चन है पर ये। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को किस ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, तो परमादेश है, ठीक है, परमादेश। आर्टिकल नंबर 22 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। रिट कितने प्रकार की होती है जी, 5 प्रकार की होती है, जो आर्टिकल नंबर 32 से करेगा। 5 प्रकार के रिट के नाम ये रहे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं। परमादेश, हम आदेश देते हैं। ये वाली जो रिट होती है ये हमेशा हायर डिपार्टमेंट से लोअर डिपार्टमेंट की तरफ जाती है, नागरिकों पे नहीं लगती। निषेध किसके है, रोकना है, इसका मतलब। उत्प्रेक्षण, सूचना देना है कि 24 घंटे के अंदर अगर आपको कानून कोई गिरफ्तार कर लेता है तो इस रिट के थ्रू आपको उनको 24 घंटे के अंदर अंदर आपके परिवार वालों को बताया जाएगा। अधिकार प्राधिकारित अथवा गारंटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट जारी की सकती है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 5 रिट जारी की सकती हैं, ठीक है। आप अगर नोटिस करो तो सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, धीरे धीरे, बस एक बार डीप में पढ़ लो भाई, फिर देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष संरक्षण की वंचित नहीं करेगा। भाई कानून के समक्ष समानता, भाई 4 से 14 से 18 जाते हैं तो इसमें 14 ही है ऑप्शन, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत तथा उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य होंगे। लो आर्टिकल नंबर 13 है वो, ठीक है। कौन सा है, आर्टिकल नंबर 13, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा है भाई, आर्टिकल नंबर 13, देखो रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। इसके बाद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दे सकते हैं। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तहत रेट जारी करने की शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रेट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के पास अपने अधिकार क्षेत्र में भीतर किसी भी व्यक्ति को निर्देश जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 निचली अदालत सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या पूर्णतः कार्यालयीय कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्न में से कौन सी रिट जारी करेगी, तो वह है परमादेश, ठीक है। परमादेश एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों एवं उनसे नकार के संबंध में पूछताछ हो सके। क्वेश्चन नंबर 100 भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 डैश से संबंधित है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, संविधानिक उपचारों से अधिकार से। देखो अभी तक मैं भाई इसमें 100 क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, आई थिंक 385 के आसपास है, उसमें से हम 100 कर चुके हैं, बचे कितने 285, ये भी हम फटाफट ही कर लेंगे। तो आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और अगर कोई सजेशन है जो आप देना चाहते हैं कि भैया आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो, हमारा ये सजेशन है, तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, भर दो उसे। ठीक है, थैंक यू।